हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात को होने जाने वाला न्यूजीलैंड वुमेन वनडे का मैच, जो कि होने जा रहा है कैंटरबरी वुमेन और ओटावा वुमेन के बीच में। तो लगभग एक या दो मैच डे मेरे ख्याल से बारिश से धुलने के बाद अभी जो है हमें एक क्लियर वेदर देखने को मिलेगा। लगभग क्लियर वेदर ही है, कोई बारिश के आसार तो अभी तक नहीं दिख रहे हैं। और ये मैच जो है होने जा रहा है हेगली ओवल क्राइस्टचर्च में। कैंटरबरी वुमेन का दो मैच, इवन चार जो मैच उनका लिस्टेड था चारों ही वेलिंगटन वुमेन के अगेंस्ट में था। ये दो मैच अपने घर पे, दो मैच बाहर। उनमें से घर वाले जो मैचेस हुए थे, मतलब रैंगियोरा के जो मैचेस हुए थे, वो ड्रीम 11 ने लिस्ट भी करे थे। वहाँ पे भी उन्होंने एक ब्लंडर कर दिया था टाइमिंग को लेकर, और एक मैच हमने पूरा खेला था। तो वही एक मैच अभी तक कंप्लीट हुआ है। दोनों ही टीमों के साथ ये चीज़ हो चुका है कि ओटावा का भी पहला मैच सही समय पे दिया, दूसरा मैच बाद में दे दिया था शेड्यूल टाइम से, तो कैंसिल करना पड़ा। तो दोनों टीमों के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हमें लग चुका है ना। कैंटरबरी वुमेन चैंपियन टीम है और पिछले सीजन के हर फॉर्मेट में ही उन्होंने डोमिनेट करके रखा हुआ है। और अभी भी अगर आप उनकी टीम को ऑन पेपर भी देखेंगे, आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे, डिस्पाइट कुछ प्लेयर्स जो हैं इनके टीम से जा चुके हैं। ठीक है, अभी भी अगर आप देखेंगे इनकी टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओटावा वुमेन की बात करें तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन को उन्होंने बहुत ही इजीली हराया था, लेकिन कुछ वीकनेसेस जो हैं हमें वहाँ पे भी देखने को मिले थे, कैंटरबरी की टीम में भी देखने को मिले हैं। तो उनको लेकर हम बातें करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि दोनों ही टीमें एक दूसरे के वीकनेस को किस तरह से एक्सपोज कर पाते हैं। हिस्टोरिकली कुछ बातें हम करेंगे, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि बहुत ही मेजर कुछ परफॉर्मर दोनों टीमों की तरफ से ही होंगे आज के मैच में, मतलब कल के मैच में खेलेंगे, जो हिस्टोरिकली अवेलेबल नहीं थे। तो उनके आने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और कितना ज़्यादा वो चेंज होगा रिकॉर्ड्स के मामले में, उसके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत यहाँ पर सोचना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यूजीलैंड वुमेन के मैचेस में आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर से परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स देखने को नहीं मिलते हैं। आपके और आपके ओपोनेंट के जो टीम होते हैं लगभग 9-10 या फिर हो सकता है कभी कभार 11 प्लेयर्स भी सेम हो जाए। एक आध प्लेयर, कभी कोई प्लेयर एक विकेट ले रही हो या फिर कुछ कैचेस पकड़ रही हो, तो उसी में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, और क्रेडिट का इशू हमेशा ही इस मैचेस में होता है, ये मैंने पहले ही बताया हुआ है। और अगर आप ये मैचेस नहीं तो अगर आप सुपर मैच भी खेलेंगे तब भी आपको वो चीज़ दिख जाएगा कि क्रेडिट का इशू यहाँ पर बहुत आता है। क्रेडिट मैनेज करने के लिए आप क्या क्या स्टेप ले रहे हैं, किन किन प्लेयर्स को ले रहे हैं, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके मैच का रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, बाकी रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, जितना है जो भी है मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। वेदर जैसे मैंने बताया ज़्यादा कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। आखिरी 5 में जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं 5-0 से आगे चल रही है कैंटरबरी वुमेन की टीम। लेकिन याद रखना, इन पाँचों ही मैचेस में 2-3 प्लेयर्स होंगे दोनों टीम्स मिलाकर जो बहुत ही इंपैक्टफुल हो सकते हैं, वो अवेलेबल नहीं थे। वो कौन है, क्या क्या इंपैक्ट वो डाल सकते हैं, वो तो आगे की बात है, लेकिन अभी के लिए हिस्ट्री पूरी तरीके से कैंटरबरी वुमेन के सपोर्ट में है इस ग्राउंड पे। लेकिन कैंटरबरी वुमेन ज़्यादा मैच जीती नहीं है, इवन ज़्यादा मैच वो हारे हैं। 4 जो मैचेस कंप्लीट हुए हैं उनमें से वो 3 मैचेस हारे हैं, एक मैच उनका जो है विन रहा था। जो टीम्स के अगेंस्ट में उनको मैचेस खेलने पड़े थे वो भी काफ़ी टफ टीम थे, जैसे कि नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट वुमेन, वेलिंगटन वुमेन। लेकिन जो भी हो, ये रिकॉर्ड है और ओटावा वुमेन की तरफ से भी वही ऊपर वाला भी जो है वो रिकॉर्ड ही है, और यहाँ पर भी रिकॉर्ड ही है। आ जाते हैं और देखते हैं कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं तो क्या होता है। बहुत ज़्यादा सीरियसली आपको यहाँ पे परफॉर्मर्स को उतना ज़्यादा देखना नहीं है। ठीक है, चेंजेस हो सकते हैं, क्यों मैं आगे आपको समझाऊंगा, लेकिन हो क्या रहा है उसको देने की कोशिश करो। ठीक है, देखो 2018 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कैंटरबरी वुमेन ने यहाँ पर पहले बैटिंग करा, 275। परफॉर्मर कौन थे? फ्रैंकी मैक्के, केट इब्राहिम, जो अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में पहली बार खेलने आने वाली है। पिछले सीजन तक भी वो कैंटरबरी की टीम में थी, अभी ओटावा की टीम में जुड़ी है वो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उनको प्ले करना पड़ रहा है, स्पेशली बैटिंग से। बॉलिंग को ज़्यादा जनरली कराती नहीं है, कभी कभार कराती है, लेकिन बैटिंग से उनको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ रहा है। और पहले मैच में उन्होंने वो करके भी रखा हुआ था, और दूसरा मैच तो ड्रीम 11 ने दिया नहीं था, लेकिन वहाँ पर उनकी बैटिंग उतनी खास हुई भी नहीं थी। ब्लेकली ने यहाँ पर एक विकेट निकाला हुआ था। ओटावा वुमेन की बैटिंग उतनी अच्छी रही नहीं, 229 पर निपट गए। सिर्फ केटी मार्टिन आपको दिख जाती है। मैक्के यहाँ पर 4 विकेट भी उन्होंने निकाला हुआ था। साथ में सुलिवन और सिमंस वगैरह के विकेट्स थे, जेनसन सिमंस, इनके विकेट्स थे। तो मैक्के आप देख सकते हैं, अगर इस मैच में ड्रीम 11 की टीम बनी होगी तो ड्रीम टीम की भी कैप्टन बनी ही होगी यहाँ पे, तो कोई डाउट नहीं है। अगला मैच रैंगियोरा में हुआ। देखो फिर से सेम चीज़, ओटागो ने इस बार पहले बैटिंग करा और फिर से 10 विकेट उनके गिर गए, और इस बार बॉलरों को पूरी तरीके से एक्सपोजर मिल गया कैंटरबरी के, और उन्होंने धमाकेदार परफॉर्मेंस करा, जिनमें से सारा एस्मसन, गैबी सुलिवन आपको दिख रहे हैं, मैक्के, सैवेज, इनके भी यहाँ पर विकेट्स थे। और सैवेज को यहाँ पर बैटिंग में प्रमोशन भी मिला था, तो बैटिंग उन्होंने करी थी। मैक्के को यहाँ पर बैटिंग से कुछ करने का मौका नहीं मिला, और बॉलिंग को जब तक आती तब तक सब कुछ खत्म हो ही चुका था, तो कुछ करने का मौका यहाँ पर उनको नहीं मिला था। और फिर से आप देख सकते हैं कि डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर कैंटरबरी का रहा। ठीक है,
तीसरा मैच यहाँ पर कैंटरबरी जीती तो थी, लेकिन बैटिंग उतना अच्छा नहीं हुआ था क्योंकि मैक्के यहाँ पर नहीं खेली थी। तो मेजर परफॉर्मर जो रहे हैं हमें देखने को मिला था मैक्के और इब्राहिम, मेरे ख्याल से दोनों ही इस मैच में अवेलेबल नहीं थे, लेकिन सैवेज आपको दिख जाती हैं। बाकी नेट कॉक्स और मिस्सी बैंक्स जो कल आज के मैच में खेल नहीं भी सकती हैं। बैटिंग को कोलैप्स करवाने में हेल्प करा था सोफी ओल्डरशॉ ने। अभी इनको सही से टीम अभी तक तो जो 2 मैचेस कंप्लीट हुए हैं उस तरह से सही से इस्तेमाल नहीं करना पड़ा है इनको। उनके पहले ही बाकी जो बॉलर्स हैं उनको बॉलिंग ज़्यादा मिली है और विकेट्स भी उन्होंने ज़्यादा निकाल लिए हैं, लेकिन हिस्टोरिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हुई आई है किसी भी फॉर्मेट में उठाओगे होकर। बाकी एमा ब्लैक जो सीजन परफॉर्मर है ही, इनको आप कभी भी मिस नहीं कर सकते, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है ये। और भाग्य हरात कारसर, लेकिन ओटावा की बैटिंग ने यहाँ पर भी साथ नहीं दिया। सिमंस लगातार दूसरे मैच में, इसके अलावा बिसी बैंक्स, गैबी सलीवन, हाविल सैवेज, इनका परफॉर्मेंस इससे अच्छा यहाँ पर सुलीवन थी और यहाँ पर सिमंस, तो 3 इवन 4 हमें ऐसे बॉलर्स देखने को मिल गए हैं कैंटरबरी की तरफ से जिन्होंने 3 या उससे ज़्यादा विकेट निकाला हुआ है किसी एक पर्टिकुलर इनिंग्स में 3 मैचेस में, ठीक है। अच्छा, ये जो 2 मैचेस हैं अभी, चौथा और 5वां मैच, ये है पिछले सीजन का मैच, ठीक है। काफ़ी कॉमन प्लेयर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। देखो क्या हुआ, ऊपर जो 3 मैचेस आपने देखे, 3 में से एक में मैक्के खेली थी, 2 में मैक्के खेली थी, एक में उन्होंने 100 मारा, एक में उनको बैटिंग ढंग से नहीं मिली। यहाँ पर उन्होंने वापस से बैटिंग फर्स्ट करा, वापस से उनको ढंग से बैटिंग मिली, वापस से धमाका मचा दिया इब्राहिम के साथ। दोनों फिर से सेम ही नाम जो आपने ऊपर भी देखा हुआ है, जहाँ दोनों ने खेला भी था, ठीक है। बिल्कुल पहले वाले मैच पर भी इन दोनों का परफॉर्मेंस था और यहाँ पर भी इन दोनों का परफॉर्मेंस है। बीच में एक और मैच आया था जहाँ पर कैंटरबरी ने पहले बैटिंग करी, लेकिन दोनों वहाँ पर खेले नहीं थे, ठीक है। बाकी बॉलरों में से ब्लैक और कार्सन है। ओटावा की बैटिंग यहाँ पर भी उतनी अच्छी नहीं रही। ब्लेकली काफ़ी बार इनका नाम आ रहा है। बाकी इंग्लिश ने यहाँ पर कुछ तो परफॉर्म करा था और 46 ओवर का मैच हो गया था। अगर ज़्यादा मतलब पूरा मैच होता तो शायद यहाँ पर भी ऑल आउट हो सकते थे। बॉलिंग में सैवेज, मैक्के, ये दोनों कंसिस्टेंटली आ रही हैं, आप देख सकते हैं। बाकी सुलिवन, सिमंस, एस्मुसन के भी यहाँ एक करके विकेट थे। और लास्ट जो मैच हुआ था दोनों टीमों के बीच में इसी सेम ग्राउंड पे ही हुआ था और लगातार दोनों दिन में मैच जैसे होते हैं वैसे ही हुआ था। कैंटरबरी की बैटिंग उतना यहाँ पर अच्छा नहीं रहा और यही एक लौता मैच था जहाँ पर फेल हुई थी फ्रैंकी मैक्के, ठीक है। इब्राहिम हालांकि यहाँ पर भी अच्छा कर रही है, तो इस फिक्सचर में धमाकेदार रिकॉर्ड्स हैं इब्राहिम के, हालांकि दूसरे टीम के होकर हैं, ठीक है। अभी टीम बदलने वाली है और सामने वाली टीम की बॉलिंग भी बदलने वाली है, तो देखना पड़ेगा कि कैसे वो क्या करती हैं। ऑफकोर्स पुरानी टीम के अगेंस्ट में अपने पुराने होम ग्राउंड पे कुछ एक्सपीरियंस तो उनका होगा ही, लेकिन कुछ चीज़ें इनके अगेंस्ट में भी जा सकती हैं। बाकी रिकॉर्ड्स इस फिक्सचर में इनके बहुत अच्छे हैं, भले ही दूसरे टीम के होकर हो। लॉर्डा हिल्स की परफॉर्मेंस थे, बाकी ब्लैक तो है ही और ये कुछ बॉलर्स इन्होंने परफॉर्म करा। ओटावा की बैटिंग यूजुअल खराब। एस्मुसन यहाँ पर दूसरी बार उनका नाम आया है जिन्होंने 3 या ज़्यादा विकेट निकाले हुए हैं। इसके पहले भी हमने एक बार उनका नाम देखा था। इसके अलावा गैबी सलीवन, जेस सिमंस, फ्रैंकी मैक्के और यहाँ पर नया नाम जुड़ गया है केट सिम्स के रूप में, जो अवेलेबल नहीं है कल के मैच में खेलने के लिए। और ये कुछ परफॉर्मर्स थे जो यहाँ परफॉर्म कर रहे थे। जो चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि कैंटरबरी की पूरी तरीके से डोमिनेटिंग हो रही है, ठीक है। एक बार ही उनका जो है बैटिंग अच्छा नहीं हुआ जब उनके मेन परफॉर्मर्स थे बैट्समैन से सैथर्ड इन मैचेस में खेली नहीं है, ठीक है, इसीलिए इनका नाम नहीं है और ये एक बहुत बड़ी मिसिंग लिंक रही है इन मैचेस में। नहीं तो आप समझ सकते हैं जिस तरह के परफॉर्मर वो हैं और जिस तरह के फॉर्म पर वो गुजर रही हैं पिछले 1-1.5 सीजनों में, उनका नाम एक बार भी नहीं आना यहाँ पर बनता नहीं है। वो एक भी मैच यहाँ पे खेले नहीं, इसीलिए इनका नाम नहीं आया है। मेजर परफॉर्मर जो है मैक्के और केट इब्राहिम, बैटिंग से अगर हम बताएं तो इन्होंने जब भी खेला है और बैटिंग इनको मिली है उन्होंने बहुत ही बड़ा स्कोर खड़ा करा है, ठीक है। मैक्के ने 2 शतक लगाए हुए हैं, एक में वो मिस हुई हैं बस। इब्राहिम लेकिन हर इनिंग्स में ही इन्होंने अच्छा बैटिंग करा है। उतना बड़ा शतक शायद नहीं, लेकिन कंसिस्टेंसी इनके भी है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ जो आप नोटिस कर सकते हैं कि ओटावा की बैटिंग हमेशा ही यहाँ पर ख़राब रही है। एक ही बार वो ऑल आउट नहीं हुए थे जब 46 ओवर का मैच हुआ था, बाकी हर मैच में ही उनके 10 विकेट्स गिरे हैं। कोई ना कोई बॉलर तो निकल ही रहा है जो बंचेस में विकेट निकाल रहे हैं। मैक्के का नाम आया है, एस्मुसन के 2 बार नाम आए हैं, सिमंस का नाम आया है, सुलिवन का नाम आया है और लास्ट मैच में केट सिम्स का भी नाम आया है, ठीक है। बाकी अगर हम ओटावा की तरफ से बताएं तो ज़्यादा कोई बैटिंग से हमें देखने को नहीं मिलते हैं, काफ़ी बार उनका बैटिंग कोलैप्स हुआ है, लेकिन ब्लेकली का नाम हमें कुछ बार मिला है बैटिंग से भी और एक आध बार बॉलिंग से भी उन्होंने विकेट निकाला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर भी ब्लेकली का ही नाम है, 2 बार इनके नाम आए हैं। वैसे केटी मार्टिन का 1 बार नाम आया था बस, इसके अलावा और कुछ आपको बैटिंग से देखने को नहीं मिलेगा। तो बैटिंग कतई ख़राब रही है ओटावा की तरफ से, जैसे आप देख सकते हैं। बॉलिंग से हालांकि कुछ नाम है, जैसे कि यहाँ पर ब्लैक का 1 विकेट था, एक ही विकेट है वैसे। ओल्डरशॉ का 1 बार 5 विकेट, ब्लैक तो कंसिस्टेंटली है ही। ओल्डरशॉ ने 1 बार 5 विकेट निकाला हुआ था। सैफरन विल्सन के 1 बार 2 विकेट थे
और वही ब्लैक। तो यही कुछ नाम है, ज़्यादा नाम भी हमें नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो यही कुछ बात है। और अभी देखिए, अभी जो ओटावा की टीम है यहाँ पर केट इब्राहिम इंक्लूड होंगी। सूजी बेट्स इस बीच में एक भी मैच नहीं खेली है, तो उनका इंक्लूशन होने वाला है। तो ये दोनों बहुत बड़े इफेक्ट डाल सकते हैं इन टीम्स में। ठीक है, इन दोनों का यहाँ पर नाम नहीं है, क्यों नहीं, आप समझ सकते हैं। तो ये दोनों का इंक्लूशन अभी होगा। अभी हमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों के इंक्लूशन के बाद हम किस तरह से टीमों को हैंडल कर पाते हैं और किस तरह से हमारी टीम जो है बन पाती है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ हम नोटिस कर पा रहे हैं कि ये एक हिस्ट्री रहा है जो ओटावा के सपोर्ट में बात बिल्कुल नहीं कर रहा है। अभी मैं आगे ग्राउंड के बारे में कुछ चीज़ें बताऊं, मैं आपको दोनों टीम्स के बारे में थोड़ा आइडिया दे देता हूं कि अभी तक क्या कर रही है दोनों टीम, जो 2 मैच देखकर हम समझ पा रहे हैं। कैंटरबरी की टीम ने वेलिंगटन के अगेंस्ट में खेला था। एज यूजुअल वो हारे थे। वेलिंगटन के अगेंस्ट में जीत पाना उतना ईजी है नहीं। उनकी टीम में न्यूजीलैंड इंटरनेशनल में खेलती है, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स उनकी टीम में हैं। जो चीज़ हमें देखने को मिला कि बॉलिंग कैंटरबरी का बुरा नहीं हुआ था। उन्होंने वेलिंगटन की टीम को भी दबोच के रखा हुआ था। बड़े बड़े प्लेयर्स हैं तो शायद वो मैच का रिजल्ट नहीं ला पाए, लेकिन बॉलिंग उनकी बुरी नहीं रही थी, वो विकेट्स निकाल रहे हैं। ठीक है, बैटिंग में लेकिन 2 प्लेयर्स के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड कर रहा है। ऊपर भी आपने जो हेड टू हेड देखा था, ऐसी ही चीज़ें आपने देखी थी फ्रैंकी मैक्के और केट इब्राहिम का नाम आया था, जो बड़े स्कोर्स की अगर हम बात करो 30-40 रन हो सकता है, कई बार किसी का बन भी जाए, लेकिन बड़े स्कोर्स के मामले में इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही थी टीम। अभी केट इब्राहिम नहीं है, लेकिन सैतरवेट है और धमाकेदार फॉर्म पे चल रही है। मतलब कतई आप इनको किसी भी तरीके से आंख बंद करके भी मतलब अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि इब्राहिम की जगह पर आ गई है सैतरवेट, बाकी मैक्के तो है ही। तो इन दोनों के ऊपर बैटिंग डिपेंड कर रहा है। अगर ये दोनों चली तो बैटिंग सही हुआ, और उसके बाद उसके आगे पीछे हमें ज़्यादा कोई बैटिंग से कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, बीच बीच में कोई 15-20 रन करके बना रहे हो। कस्टी नेशन ने शायद एक मैच में 30 रन बनाया है, लेकिन उसको हम ज़्यादा सीरियसली नहीं ले सकते। लेकिन अगर हम मेजर परफॉर्मर्स की बात करें तो ऐसा है। अगर हम दूसरी तरफ से ओटावा की बात करें तो ओटावा की बैटिंग में भी सेम चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। केट इब्राहिम मोस्ट डिपेंडेबल बैट्समैन अभी इनकी टीम में चल रही है। सूजी बेट्स बहुत बड़ी नाम है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी नाम है, ना सिर्फ सुपर स्मैश में बल्कि वुमेन्स क्रिकेट की हिस्ट्री में। लेकिन अभी उस तरह से वो टच पे नज़र नहीं आई है पहले 2 मैचेस में। अभी इसके बाद भी बहुत सारा समय जा चुका है। हो सकता है कि उन्होंने प्रैक्टिस वगैरह सही से करी होगी और अपने फॉर्म पर वो वापस आ भी सकती हैं, तो इसलिए अंडर एस्टिमेट तो हम नहीं कर सकते। लेकिन पहले 2 मैचों में टच पे नज़र नहीं आई थी, फ्लो में भी नज़र नहीं आ रही थी। सूजी बेट्स, सोफी डिवाइन, ये कुछ ऐसी प्लेयर्स रही हैं न्यूजीलैंड डोमेस्टिक सर्किट में कि जब ये खेलती है ना तो आपको पकड़ कर चलना पड़ता है कि हम इनको पहले कैप्टन बनाएंगे, उसके बाद चाहे कुछ भी करें। ठीक है, तो ऐसा है। तो लेकिन पहले 2 मैच में ऐसा कुछ उन्होंने करा नहीं था। केट इब्राहिम की ओर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी आ रहा है। उसके बाद केटी मार्टिन, ये 2-3 प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर इनकी बैटिंग पूरी तरीके से डिपेंड कर रही है। ठीक है, बीच में कोई एक परफॉर्मर आ सकते हैं, 15-20 रन बना सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ बड़े स्कोर्स की। तो दोनों ही टीम्स की तरफ से जो चीज़ हमें देखने को मिल रहा है कि बैटिंग में कंसिस्टेंसी की कमी। अभी अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ, ठीक है, कैंटरबरी के पास बॉलिंग में भी डेप्थ ज़्यादा है। इनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो कई बार मैच विनर बन चुके हैं। मैक्के, सैतरवेट तो हैं ही, इसके अलावा भी मतलब इनके अलावा भी जसिंटा सैवेज, सारा एस्मसन, जेस सिमंस, गैबी सुलिवन सभी ने परफॉर्म करके रखा हुआ है। कहीं ना कहीं किसी न किसी मैच में बंचेस में विकेट निकाल के रखा हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम ओटावा की तरफ से बात करें, केट इब्राहिम ज़्यादा बॉलिंग नहीं कराती हैं, तो आप उनको ज़्यादा बॉलिंग के लिए कंसिडर नहीं कर सकते। एमा ब्लैक 1 एंड ओनली कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। बाकी जो परफॉर्मर्स हैं, जैसे कि इस फिक्चर में भी आप देख सकते हैं, एमा ब्लैक के अलावा कंसिस्टेंट कोई भी नहीं रह पाए हैं। ओल्डर शॉन का एक मैच में परफॉर्मेंस था, वो भी तब जब मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे। ठीक है, इसके अलावा किसी का नाम नहीं आया है। ये कार्सन जो है इनकी टीम में, वो उनका भी वही हाल है। तो बैटिंग में तो चलिए मैंने मान लिया कि दोनों ही टीमों का हालत लगभग सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं कैंटरबरी आगे हो सकती है अपनी बॉलिंग की वजह से। ठीक है, और जो वीकनेस है बैटिंग में वो ज़्यादा एक्सपोज कर सकती है कैंटरबरी की टीम उनके बॉलिंग की वजह से। ऐसा अभी तक दोनों टीम्स के मैचेस को देखकर हमें लगा है। अभी देखिए चीज़ें बदल सकती हैं। ठीक है, जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स थे वो फॉर्म पे आ सकते हैं। मैं बड़े प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, बाकी जो प्लेयर्स होंगे उनकी मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, वो ज़्यादा इफेक्टिव होते भी नहीं हैं। ऐसा भी हो सकता है, और क्रिकेट की बात है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी 2 मैच देखकर जो हमें आइडिया लगा है वो है ये। तो ये एक कॉमन थॉट प्रोसेस जो है ना, हम अपने दिमाग में रख के चल सकते हैं। ठीक है, इसको आप कंसीडर कर सकते हो अगर आप चाहो तो। बाकी जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो एक्सपीरियंस है, उसी के बेसिस पे मैंने चीज़ शेयर करा है। अच्छा, अभी ग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। हेड टू हेड में ज़्यादा कुछ नहीं है।
एक तरफा यहाँ पर डोमिनेट करा है कैंटरबरी की टीम ने, और अभी जो कॉमन सेंस की बात हम कर रहे थे वहाँ पे भी कैंटरबरी ही आगे हो रही है। ग्राउंड के बारे में बात करते हैं। ये अगर आप हमारे वुमेन वाले मैचेस की वीडियोस पहले से देख रहे हो ना, काफ़ी पहले से, तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर ग्राउंड है हेगली ओवल क्राइस्टचर्च, 95% मैचेस में एक परफॉर्मर होती हैं जो कंसिस्टेंटली यहाँ पर चलती हैं, अच्छा करती हैं, और वो है फ्रैंकी मैकके। कोई सा भी फॉर्मेट हो जाए, चाहे वो 50 ओवर हो, चाहे वो T20 हो, हमेशा ही फ्रैंकी मैकके आपको बेस्ट परफॉर्मर के तौर पे दिख जाती हैं। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ड्रीम 11 की टीम में वो आपके लिए कैप्टन मटेरियल बनेंगी, क्योंकि सैथरथवेट कुछ अलग लेवल पे चल रही हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो उनसे ज़्यादा करके जाए, लेकिन मैकके आपको 90% 95% मैचेस में कंसिस्टेंटली काम करती जाएंगी। एग्जाम्पल, मैं आपको पिछले 2 सीजनों के मैचेस दिखाता हूँ। चलो, कैंटरबरी बनाम नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट का मैच हुआ, मैकके 103, बाकी सैवेज कॉक्स से परफॉर्मेंस है। सैवेज मतलब पिछले सीजन में बीच में एक इंजरी का उनका सीन आया था सुपर स्मैश के टाइम पे, मुझे याद है। उसके पहले तक भी बहुत अच्छे फॉर्म पर वो चल रहे थे। उसके बाद से ना सैवेज वो वाली प्लेयर नज़र नहीं आ रही हैं जो वो हुआ करती थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर अभी भी हैं, उनके ऊपर बहुत भरोसा टीम अभी भी कर रही है, लेकिन उस लेवल का परफॉर्मेंस अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है वो इंजरी के बाद से। अच्छा, जो भी हो, नॉर्थन डिशेस ने यहाँ पर चेस कर लिया था। बॉलिंग पे आपको सैवेज दिख जाते हैं एसमसन के साथ, बाकी बैंक्स का भी यहाँ पर 1 विकेट था। नॉर्थन डिशेस वोमेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम होती है, तो उन्होंने यहाँ पर हरा दिया था। बाकी बैटिंग लेकिन ख़राब नहीं हुई थी कैंटरबरी की टीम की। अगला मैच कैंटरबरी बनाम नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट, वापस यहाँ पर मैच हुआ। बैटिंग उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन फिर से कॉमन 2 नाम मैकके और सैवेज। बॉलिंग पे भी आपको दिख जाते हैं मैकके और सैवेज, बाकी एस्मसन सुलिवन। यहाँ पर 205 पर निपटा दिया था। बैटिंग उतना खास भी नहीं, लेकिन उतना बुरा भी नहीं वुमेन मैचेस के स्टैंडर्ड के हिसाब से, लेकिन कॉमन परफॉर्मेंस आप नोटिस करते हैं और मैकके का परफॉर्मेंस आप नोटिस करो, ठीक है। हो सकता है कि इनसे ज़्यादा भी कोई परफॉर्म करके जाए, लेकिन मैकके एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहती है, जो मैं आपको बता रहा था, उसका एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिख सकता है। अच्छा, अगला मैच कैंटरबरी बनाम वेलिंगटन का मैच हुआ। यहाँ पर मैकके नहीं चली थी, इब्राहिम चले, बाकी सुलिवन मैकके का परफॉर्मेंस। और अगला मैच ये भी हुआ था वेलिंगटन के अगेंस्ट में। फिर से देखिए, मैकके 68 रन्स और 3 विकेट। सैथरथवेट देखिए, सैथरथवेट क्या कर रही है, देखिए 80। अच्छा, सैथरथवेट यहाँ पर भी खेली थी, ठीक है। यहाँ पर वो कुछ खास नहीं कर पाई थी, ना ही बैटिंग से ना ही बॉलिंग से, लेकिन अगले ही मैच पर उन्होंने 81 रन्स भी बनाए और 2 विकेट भी निकाला। देखिए, मैकके का परफॉर्मेंस आप नोटिस करिए, 68 रन्स 3 विकेट, ठीक है। ये तो धमाका मचा ही नहीं है, लेकिन सैथरथवेट ने उनसे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर करा, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा था। अगर सैथरथवेट नहीं खेलती ना, तो मैकके आंख बंद करके अकेले कैप्टनसी मटेरियल बन सकते थे, लेकिन अभी क्योंकि सैथरथवेट आ चुकी हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ रहा है। बाकी केट सिंह के परफॉर्मेंसेस हैं, और एस्मसन बैंक्स यह भी कुछ बीच में विकेट निकाल रही हैं। इब्राहिम कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने जा रही हैं, आप नोटिस कर सकती हैं, लेकिन बैटिंग से ही है, बॉलिंग को ज़्यादा नहीं कराती हैं। बहुत ही रेयर आपको दिखेगा कि अभी तो ज़्यादा वो नहीं कराती है, पहले कराती थी जब केट इब्राहिम बैटिंग से बॉलिंग से कुछ कर रही हैं, ठीक है। अगर मैं थोड़ा बहुत और भी पुराने मैचेस में आपको दिखाने जाऊँ, तो वहाँ पे भी आपको वही चीज़ देखने को मिलेगा, मैकके का डोमिनेशन। 8 आउट ऑफ 10 मैचेस में वो हमेशा ही परफॉर्म करती हैं, और जब वो परफॉर्म करती है ना, छोटा मोटा परफॉर्मेंस नहीं होता है, मिनिमम 100 के ऊपर आपको जो है इनका पॉइंट देखने को मिल जाता है। अगर मैं फैंटेसी की बात करूँ, ठीक है, रन्स विकेट्स हर तरफ से ये कंट्रीब्यूट करती हैं। अगर लॉजिकली हिस्टोरिकली ये हमेशा ही इस ग्राउंड पर कैप्टन मटेरियल बनती हैं, लेकिन अभी सैथरथवेट जिस तरह की परफॉर्मेंस में चल रही है, इनको अंडर एस्टिमेट कर पाना भी मुश्किल होगा। तो ऑलरेडी आपके दिमाग में आ ही गया होगा कि हमारे लिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए कौन से मटेरियल्स बनने वाले हैं और सेफेस्ट ऑप्शंस कौन कौन से होने वाले हैं। अच्छा, तो ये नहीं ग्राउंड की बात है। देखिए, ज़्यादा कोई पेसर स्पिनर का वेरिएशन यहाँ पर है नहीं। कुछ नाम आपने नोटिस करे होंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी रखेंगे, बस यही बताने के लिए है। बात करते हैं प्लेइंग 11 की, और यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर भी टाइम हम नहीं देते हैं, सिर्फ ताहू का इंक्लूजन होगा जो लास्ट मैच ड्रीम 11 में कंप्लीट हुआ था कैंटरबरी का। उस टीम से यही एक चेंज होगा कि ताहू आने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली एबिगेल जर्गन के जगह पर वो आ सकती हैं, ठीक है। और मुझे कोई ज़्यादा चेंज होता हुआ दिख नहीं रहा है। क्या है, अभी कुछ चीज़ें मैंने नोटिस करी है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, सैथरथवेट पिछले सीजनों में नहीं खेलती थी, मतलब लास्ट सीजन के पहले, ठीक है। तो क्या होता था कि मैकके, जसिंटा सैवेज, एस्मसन, सिमंस और यहाँ पर चलिए ताहू के जगह पर सुलिवान खेलती थी, उनको यहाँ पर पूरी बॉलिंग मिल जाती थी। अभी चलिए सुलिवान के जगह पर तो ताहू आ गई है, लेकिन अभी क्या है कि सैथरथवेट का भी इंक्लूजन हुआ है, ठीक है। इसके वजह से ना एस्मसन, सिमंस के ओवर्स जो हैं कम होते जा रहे हैं, मिसी बैंक्स को भी ज़्यादा ओवर्स नहीं मिल रहे हैं। तो जो रोल एस्मसन और सुलिवन पहले प्ले करती थी, वो रोल वो अभी नहीं प्ले कर पा रही हैं। ज़्यादा उनको बॉलिंग नहीं मिल रही है, जितना मिल रहा है अगर उसमें उनको विकेट निकाल पाए तो पाए, लेकिन इससे ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहे हैं विकेट्स वगैरह निकालने के।
ठीक है। तो ऊपर आपने कई बार एस्मसन का नाम देखा होगा। देखिए हो सकता है कि 3-4 ओवर की बॉलिंग में ही वो फिर से ऐसे कुछ काम करके जाए, लेकिन अपॉर्चुनिटीज उनको ज़्यादा नहीं मिल रही है अभी। लिमिटेड अपॉर्चुनिटी में अगर वो कुछ कर जाती है तब तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो अपॉर्चुनिटी उनको ज़्यादा नहीं मिल रहा है, ये आप पकड़ के चलो। अभी तक जितना हमने नोटिस करा है, मैकके, सैथरथवेट और जसिंटा सैवेज यहाँ से 30 ओवर आएंगे। ताहू का इंक्लूजन होने का मतलब ये है कि यहाँ से 10 ओवर आएंगे, 40 ओवर। अगर मतलब 40 ओवर तक मैच जाता है तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि ओटावा की बैटिंग उतनी अच्छी हुई नहीं है, अगर जाता है तो 40 ओवर। बाकी एस्मसन, सिमंस और शायद मेसी बैंक्स यहाँ पर कुछ ओवर्स आपके लिए निकाल के दें, और कितना ओवर बच रहा है आप खुद ही काउंट कर सकते हैं, तो वो अभी इनके खाते में आएगा। बात करते हैं ओटावा की तरफ से, तो यहाँ पे भी मुझे कुछ चेंज होता हुआ दिख नहीं रहा है। बेला जेम्स को लेकर एक डाउट हो सकता है। पहले मैच पर वो नंबर 4 में बैटिंग करने आई थी, दूसरे मैच पर नंबर 7 पे शायद आई थी, तो इनके बैटिंग ऑर्डर को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन है। ये ऊपर ही कहीं पे आएंगी, लेकिन कहाँ पे आएंगी बता पाना मुश्किल है। बाकी इनके टीम में जो चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं, ब्लैक पूरा ओवर अपना करा रही हैं, उसके बाद हेली जॉनसन, उसके बाद मेरे ख्याल से कार्सन, ये 3 अपना पूरा ओवर जो है करा रही हैं। इसके अलावा मॉली लो से भी ज़्यादा ओवर कराया गया है ओवर ओल्डरशॉ। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो ओल्डरशॉ को ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता था, ठीक है। इस फिक्चर में भी एक बार उन्होंने 5 विकेट निकाला हुआ है, लेकिन अभी तक पहले 2 मैच में तो ज़्यादा इनको यूज़ नहीं करा गया है। अभी देखिए इसके पीछे ये भी रीज़न हो सकता है क्योंकि सामने वाली टीम उतनी स्ट्रांग थी नहीं, तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करा होगा, लेकिन पहले 2 मैच में कम से कम ये हुआ है, ठीक है। बाकी ऑलरेडी हमारे टीम में जो प्लेयर्स होंगे, केटी मार्टिन देखिए बेस्ट चॉइस कीपर होने वाली हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ सोचना पड़ेगा, और वो क्या सोचना पड़ेगा मैं आपको आगे समझाता हूँ। ब्लैक ली ऑटोमेटिकली आपकी टीम में आ जाने चाहिए, ब्लैक तो है ही। और मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि ओटावा की तरफ से बॉलर ज़्यादा लेके चलना, क्योंकि जो पॉइंट्स जो हैं ओटावा के प्लेयर्स आपको 1 विकेट लेके देंगे। काफ़ी बैट्समैन हो सकते हैं इनकी टीम में जो वो पॉइंट कलेक्ट करके नहीं दे पाए। और उसके बाद मॉली लो, ओल्डरशॉ में से किसी एक को लेना है। मॉली लो को परसेंटेज प्लेयर होंगे तो आप उनको ले सकते हैं। बाकी देखना पड़ेगा कि इस रोल में कोई चेंज वगैरह करती है या नहीं टीम। ओल्डरशॉ पहले तो काफ़ी ज़्यादा यूज होती थी, अभी ज़्यादा उनको यूज़ नहीं करा गया है पहले 2 मैच में। हेली जॉनसन मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर जब मैं टीम बनाने जाऊँगा आपको दिख जाए कि इनको आप ज़्यादा मैनेज नहीं कर पाएंगे। इनको मैनेज करने के चक्कर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को छोड़ना पड़ सकता है, तो इसीलिए हेली जॉनसन इनिशिएटिव हमारे अकाउंट में नहीं आ रही है। कैप्टन हसन चॉइस की बात करें, देखिए यहाँ पर कुछ मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारी टीम कंसिडरेशन में दोनों ही प्लेयर्स हैं, मैकके, सैथरथवेट, और इसके अलावा केटी इब्राहिम के साथ भी लोग जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, केटी इब्राहिम आपको बैटिंग से ज़्यादा पॉइंट देंगी, और बैटिंग जो है ओटावा का उतना अच्छा नहीं रहा है। हालांकि केटी इब्राहिम का बहुत अच्छा रहा है इस फिक्चर में भी और इस ग्राउंड पे भी, लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि वो फिक्चर के जो रन्स हैं उन्होंने किस टीम के वजह से बनाया था, और अभी जो बॉलिंग होने वाली है वो किस लेवल की होने वाली है, ठीक है। ये छोटा सा एक थॉट प्रोसेस है, इसको आप कंसीडर करना चाहो कर सकते हो। ये जो दोनों ऑप्शंस हैं, मैकके, सैथरथवेट, इवन जसिंटा सैवेज भी आपके लिए बहुत ही जेन्युइन जो है ऑलराउंडर्स होने वाले हैं। उसका ताहू है, और ताहू परसेंटेज प्लेयर होने वाले हैं, जैसे तैसे करके लोग इनको ज़रूर से लेंगे। और बॉलिंग ऑप्शन है क्योंकि तो अंडरस्टूड करने वाली कोई बात नहीं है। आसमान सिमंस उसके बाद अगर इस टीम अगर सही से इस्तेमाल कर लेती तो अच्छी बात है, नहीं तो देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से इनको हैंडल कर पाते हैं। ओटावा की तरफ से केटी इब्राहिम और केटी मार्टिन, इन दोनों के इर्द गिर्द लोग जा रहे हैं फिलहाल के लिए। और एमा ब्लैक ये तो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है ही, और इनके अलावा और कोई बॉलर है भी नहीं लेने लायक। हेली जॉनसन को भी लोग ले रहे हैं, एक तो कम रेटिंग में मिल रही है, ऑलराउंडर है, दोनों तरफ से पॉइंट दे रही हैं। इसीलिए देखिए मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि सूजी बेयर्स का परसेंटेज कितना भी कम हो, काफ़ी लोग होंगे इनको टीम में लेके आएंगे। और मैं भी यही कहूँगा कि अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रहा है क्रेडिट का, तो सूजी बेयर्स को छोड़ो मत। ये काफ़ी बड़ी प्लेयर हैं, ठीक है। इनके पास जो एक्सपीरियंस है, जो इंडिविजुअल क्वालिटी है इनके पास, वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। बॉलिंग नहीं करा रही है, यही एक छोटा सा डिसअपॉइंटमेंट है। अगर ये बॉलिंग करा ली थी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती थी ऑलराउंडर स्पेस में, क्योंकि है, तो यही एक पॉइंट है। मेरे लिए सूजी बेयर्स को रखना भी रिस्की होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा क्रेडिट वो ले रही हैं, एक ऑलराउंडर का स्पेस भी वो ले रही हैं। अगर वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाती, और सही से मतलब 30-40 रन से कोई काम बनेगा नहीं, मिनिमम 50+ स्कोर अगर वो नहीं बनाती हैं तो बहुत मुश्किल में बढ़ सकते हैं हम। और अगर आप उनको ड्रॉप भी करते हैं तब भी आपके लिए रिस्क रहेगा, काफ़ी आपके ओपोनेंट्स ऐसे होंगे जो इनको ज़रूर से लेके आएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो 8 प्लेयर्स सबको दिख रही हैं, ये लगभग श्योर है कि ये मेरे टीम में रह जाएंगी, ठीक है। कोर जो मेरा होगा वो ये रह जाएंगी। इनमें से भी शायद मैं बड़ी लीग अगर खेलूँ तो मैं ताहू के ऊपर कुछ चांस वगैरह लूँ, ये हो सकता है। लेकिन अभी के लिए स्मॉल लीग के लिए ये 8 प्लेयर्स हैं।
अभी देखो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है। बैटिंग सेक्शन में क्रिस्टी नेशन अच्छा कर रही हैं, पहले दोनों ही मैच पर 30-35 रन वो बना रही हैं, बिल्कुल आप जा सकते हैं। और वैसे भी ज़्यादा क्रेडिट इनमें से किसी भी प्लेयर का नहीं है, तो परसेंटेज देख के भी आप जा सकते हैं। बिला जेम्स बॉलिंग करा सकती है बीच बीच में, इनके बैटिंग ऑर्डर को लेकर ज़्यादा कोई सर्टेनिटी नहीं है, तो देखना पड़ेगा, चाहे तो आप ले सकते हैं। और बाकी कोई खास ऑप्शन तो नहीं है। बेला जेम्स और क्रिस्टी नेशन में से आपको एक को लेना पड़ेगा। नेट कॉक्स इस ग्राउंड पे काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स इनके हैं और क्रेडिट का भी कोई इशू नहीं आ रहा है। ब्लेकली का भी वही सीन है, आपने देखा हेड टू हेड में अच्छे रिकॉर्ड्स है, तो हमने ले लिया है। तीसरा बैट्समैन आप अपने हिसाब से ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कीपर सेक्शन में देखिए केटी मार्टिन विदाउट एनी डाउट दी बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमें ये ले रही है 10 क्रेडिट। अच्छा, अगर हम केटी मार्टिन को ले लेते हैं, अगर हम क्रिस्टी नेशन या जिसको भी हम लेते हैं वो 8.5 क्रेडिट ही लेंगी मोस्टली, सही अगर ऑप्शंस का आप चूज करते हैं तो आपके पास बचता है 9 क्रेडिट। 9 क्रेडिट में आप इजीली जेसिंटा सैवेज को लेकर ये जो कॉम्बिनेशन है बना सकते हो, बहुत ही सही कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। केटी मार्टिन भी हमारे लिए हो गई हैं मेन जो बैट्समैन है इब्राहिम, और ब्लेकली का कुछ रिकॉर्ड आया है, ब्लैक के रूप में हमने मेन बॉलर को भी रख लिया है। और यहाँ पर नेट कॉक्स को रखा है, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में ज़्यादा प्रायोरिटी रख सकती हैं आप। अगर चाहो तो बिला जेम्स को ऐड कर सकते हो, अगर ओटा को पहले बैटिंग कर रही है तो। सेदरथवेट मैकके तो है ही, ली ताहू को भी हम मैनेज कर पा रहे हैं, और जेसिंटा सैवेज इनके भी रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, कम से कम ढंग से इनको टीम इस्तेमाल तो कर रही है, तो रख लिया है हमने। यहाँ पर सिमोन्स थे, अगर आपको एक्स्ट्रा बॉलर आप कहीं से मैनेज करना चाहो तो आप यहाँ पे एस्मसन को भी मैनेज कर सकते हो। कहाँ पे वो कर सकते हो, अगर समझ लीजिए कैंटरबरी पहले कर रही है बॉलिंग, सही है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर क्रिस्टी नेशन को हटा दोगे, क्योंकि क्रिस्टी नेशन काफ़ी नीचे बैटिंग आती है, हो सकता तब तक उनको बैटिंग नहीं भी मिले। आप बेला जेम्स को लोगे और यहाँ पे आप रिस्क लेके, मैं कह रहा हूँ रिस्क, ब्लैक के जगह पर एस्मसन या फिर यहाँ पर मॉलिलो, इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हो। मैं क्यों कह रहा हूँ मैक्सिमम बॉलर्स को लेकर चलने का, इसका रीज़न आई होप आपको अब तक पता चल चुका होगा, ठीक है। यहाँ पे एमा ब्लैक मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि वो विकेट ज़रूर लेंगी, लेकिन अगर वही कोई 100 रन या 120 रन के भीतर मामला रहता है तो तब तक हो सकता है कि जो पंट बॉलर हमारे लिए हो वो काम पे आ भी जाए, ठीक है। तो एक्स्ट्रा बॉलर आप लेकर चल सकते हो, ऐसा आप कर सकते हो, या फिर वैसे भी एमा ब्लैक तो है ही, उनके साथ भी आप जा सकते हो। मेन जो पॉइंट है मेरा वो है ये कि कैंटरबरी की तरफ से मिनिमम, मतलब सैदरथवेट और मैक्के को छोड़ के मिनिमम 2 बॉलिंग ऑप्शंस तो होने ही चाहिए, पॉसिबल हो तो 3 को भी लेकर चलो, क्योंकि ओटागो की बैटिंग को लेकर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं। बस एक केट इब्राहिम ही है जो थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट आप कह सकते हैं। केटी मार्टिन बड़ी प्लेयर है लेकिन कंसिस्टेंसी कमी है, और क्योंकि सामने वाली टीम कैंटरबरी है तो मैं केटी मार्टिन के ऊपर इब्राहिम को कंसिडर कर रहा हूं, और काफ़ी सारे एक्सपीरियंस भी होंगे उनके इस टीम के अगेंस्ट में इस ग्राउंड पे, तो इसीलिए केट इब्राहिम अगर वो कहीं पे फेल हो जाती है तो यहाँ पे दिक्कत में पड़ सकती है ओटागो की बैटिंग। और अगर समझिए कि केट इब्राहिम रन बना भी लेती हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि वो 50 ओवर खुद ही बैटिंग करेंगी, बाकी दूसरे शॉट से भी विकेट गिर सकता है, तो विकेट्स तो गिरेंगे ही, ठीक है, चाहे केटी इब्राहिम या केटी मार्टिन रन करे या नहीं करे। तो इसीलिए मिनिमम 2 सैदरथवेट और मैक्के को छोड़ के मैं बता रहा हूँ, और पॉसिबल हो तो 3 बॉलिंग ऑप्शंस के साथ भी आ सकते हो। अच्छा, यहाँ पे सूजी बेट्स का मैं कहीं से भी जिक्र नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पास कोई भी क्रेडिट नहीं है। अगर आपको सूजी बेट्स मैनेज करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, एस्मसन का तो कोई पत्ता ही नहीं है यहाँ पे, एस्मसन को हटाओ, एस्मसन एमा ब्लैक सेम क्रेडिट की है तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। सैवेज के जगह पर ही आपको लेना पड़ेगा, कि बाकी 3 ऑप्शंस को तो आप छोड़ने वाले हो नहीं। सूजी बेट्स को लेना पड़ेगा, 8 क्रेडिट में आपके पास यहाँ पर आ जाएंगी मिस्सी बैंक्स, या फिर आप यहाँ से भी क्रेडिट बचा सकते हो, बिला जेम्स को ड्रॉप करके जर्कन को ले लो, और 8.5 क्रेडिट में आपके पास मॉलिलो मस्त आ जाएंगी, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, या फिर ओल्डर है, ये दोनों में से किसी एक को ले सकते हो, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके आप सूजी बेट्स को मैनेज कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ नोटिस करना, अगर सूजी बेट्स जेन्युइनली बड़ा स्कोर नहीं करती हैं, और अगर आप उनके चक्कर में किसी जेन्युइन बॉलिंग ऑप्शंस को अंडर एस्टिमेट कर लेते हो तो दिक्कत में भी आप पड़ सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए कैंटरबरी की तरफ से किसी भी बॉलर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, भले ही उसके लिए सूजी बेट्स आपको मैनेज होना नहीं हो। और एक और चीज़, अगर आप 4 ऑलराउंडर लेके चल रहे हो, आपके पास सूजी बेट्स नहीं है और वो परफॉर्म कर भी देती हैं, तब भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन आप लेके जा रहे हो ना, वो सारे जेन्युइन ऑलराउंडर्स हैं, ठीक है। दोनों तरफ से ही थोड़ा थोड़ा करके भी अगर पॉइंट देते हैं तब भी काफ़ी पॉइंट्स हो जाएगा सूजी बेट्स के पॉइंट से कम्पीट करने लायक, ठीक है। ये कुछ कॉमन सेंस की बातें हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन होना चाहिए, 2 बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ऑप्शन हमारे पास हैं। थोड़ा अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट अगर करना चाहते हो, अगर कैंटरबरी पहले बैटिंग कर रही है तो आप मैक्के को कैप्टन बना के चल सकते हो। रिस्क बहुत ज़्यादा होगा, अगर मैक्के फेल हो गई
भले ही 77 भी फेल हो, लेकिन कहीं से भी थोड़ा सा पॉइंट अगर दे जाती हैं तो आप हार भी सकते हो। इसलिए कह रहा हूँ बैटिंग फर्स्ट में, बॉलिंग फर्स्ट में 77 विकेट के साथ ही चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर थोड़ा मीडियम साइज लीग खेल रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो, तो बॉलिंग फर्स्ट में अगर कैंटरबरी पहले बॉलिंग करा रही है तो इनके जो बॉलर्स हैं, स्पेशली एस्मसन, इनके ऊपर एक ट्राई ज़रूर करना। पता नहीं, मुझे अंदर से ऐसा फील आ रहा है कि दोनों ही टीम के जो मेन नहीं इंपॉर्टेंट जो बॉलर्स हैं, जैसे कि ओल्डरशॉ और एस्मसन, इनका रोल जो है बदलने वाला है। पहले तो मैचेस में जैसे हमने देखा था उससे कुछ तो बदलाव ज़रूर होगा, और एस्मसन की बहुत बढ़िया रिकॉर्ड्स हैं हेड टू हेड में, तो एक कॉन्सिडर करने वाली प्लेयर ये हैं। ठीक है, एस्मसन, जेसिंटा सेवेज जैसे प्लेयर्स के ऊपर ज़रूर से ट्राई करना अगर कैंटरबरी पहले बॉलिंग करा रही है तो, और अगर पहले बैटिंग करा रही है तो वही मैक्के और 77, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।